हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसको आगे कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको फिर याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं आपको सारी अकाउंटिंग फ्रॉम चैप्टर 1 से लेके सारे अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स तक सारा कुछ कर दूंगा। ठीक है जी, तो आप मेरे वीडियोस देखते रहें। तो स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में तीन तरीके से अकाउंटिंग हम कर सकते हैं। ठीक है जी, एक तो है पहला कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ये एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं। पहले मैं ये लिख लूं ये होती क्या है। कैश बेसिस के बाद दूसरा कौन सा बेसिस होता है? दूसरा बेसिस है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस, ठीक है जी। और उसके बाद तीसरा है हाइब्रिड, हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड आरआईडी, ठीक है, आरआईडी हाइब्रिड बेसिस। तो इसमें क्या, इस सबकी अब डेफिनेशन या मीनिंग मैं आपको एक एक करके बना के देता हूं, आप इसको अंडरस्टैंड करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैश बेसिस क्या होता है, इसको मैं डिफाइन करके आपको देता हूं। चलिए, इसको डिफाइन करने के लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये पहले चार्ट बना लीजिए और तीनों का मैं मीनिंग आपको लिख के बताता हूं। ठीक है जी, चलो। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले कैश बेसिस। कैश बेसिस, कैश बेसिस का क्या मतलब होता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, पूरा लिख लीजिए अकाउंटिंग, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या चीज होती है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अंडर दिस बेसिस, अंडर दिस बेसिस, ठीक है, अंडर दिस बेसिस द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, the incomes and expenses are recorded only when they become, when these are paid, irrespective when these become ड्यू। ये मायने नहीं रखता कि वो किस दिन या किस मंथ में या किस पीरियड में ड्यू हो रहे हैं, उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं होगी, उसकी एंट्री उसी दिन रिकॉर्ड होगी कैश बेसिस में जिस दिन वो पे हुए या रिसीव हुए। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ये कहता हूँ, जैसे कोई इनकम, ठीक है, इनकम हमारी जो मिलनी है, मान लो हमें कमीशन मिलनी है, कमीशन हमें मिलनी थी अप्रैल को, ठीक है, पर हमें मिली है वो मई को। कब मिली है? मई को। तो जो हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे वो मई में करेंगे। ठीक है, जब मिली है ये मायने नहीं रखता कि वो किस दिन ड्यू हुई है। ठीक है जी, ये इसमें थोड़ा एक्रूअल बेसिस में हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जब वो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस की है तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके जी, तो ये एग्जांपल इसकी आ गई कैश बेसिस की। अब दूसरा मैं आपको बता रहा हूं एक्रूअल बेसिस। ठीक है, एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये इसका बिल्कुल रिवर्स है। इसका बिल्कुल क्या चीज है? रिवर्स है। अंडर दिस सिस्टम, अंडर दिस बेसिस, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन these become due. It is not important when, या इस तरीके से लिख लो, it is not recorded on the date of payment or date of payment may be different। ठीक है जी, तो फॉर एग्जांपल आपने कोई सैलरी पे करनी है,
सैलरी पे करनी है वो तो 31 मई को जब मंथ कंप्लीट हो गया तो वो डी होगी ना मई मंथ की सैलरी। 31 मई को मई मंथ की सैलरी का भी डी होगी, मई सैलरी 31 मई को डी होगी। तो आपको एंट्री कब करनी है? 31 मई को ही उसकी एंट्री करनी है। ठीक है, हो सकता है आप 5 जून को पेमेंट कर रहे हो सैलरी की, हो सकता है आप 7 जून को पेमेंट कर रहे हो सैलरी की, हो सकता है आप 10 जून को पेमेंट कर रहे हो सैलरी की। बट आपकी जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है कि कब वो ड्यू हुई है, कब वो ट्रांजैक्शन हमें लिखनी है, वो लिखनी है हमें 31 मई वाली डेट को ही लिखनी है, मतलब मई के मंथ में ही उसकी एंट्री आनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गया आपको? तो ये था हमारा सिस्टम किसका, ये वाला एक्रूअल बेसिस का और कैश बेसिस का। कैश बेसिस में ये मायने नहीं रखता कि कब वो ड्यू हुई है, वो जिस दिन ड्यू होगी, जिस दिन पे होगी उस दिन रिकॉर्ड होगी, ओनली डेट ऑफ पेमेंट एंड रिसीट इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जिस दिन ड्यू होती है एक्रूअल बेसिस में, जिस दिन ड्यू होगी, जिस पीरियड में ड्यू होगी तब लिखी जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है। इसको रिकॉर्ड कर लिया आपने, नोट कर लीजिए, अपने नोट्स भी इसी को देख के बना लीजिए। तो अब हम आगे बात करेंगे हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये दोनों का मिक्सचर है, कैश और एक्रूअल बेसिस का। ये किसका मिक्सचर है? कैश और एक्रूअल बेसिस का। ओके, तो हाइब्रिड और दूसरा नाम इसका मिक्स्ड भी है, मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, अंडर दिस सिस्टम, अंडर दिस बेसिस इनकम्स एंड एसेट्स, या जिसको रेवेन्यूज बोलते हैं, रेवेन्यूज एंड एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, जब मिलेगा तब रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, वेयर एज एक्सपेंसेस and liabilities are recorded on accrual basis। ठीक है जी, तो ये कहता है this basis is adopted by professionals। प्रोफेशनल्स इस बेसिस को अपनाते हैं। ठीक है जी, ओके, तो ये था हमारा इसका मीनिंग तीनों का। अब एक एक करके मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोफेशनल समझिए ना, जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर, लॉयर्स, ठीक है, लॉयर्स, ओके, एक्सेट्रा। ठीक है, ये लोग इस तरीके से फॉलो करते हैं। तो हाइब्रिड सिस्टम में दोनों के फीचर्स आ जाएंगे, रेवेन्यू और एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे हम कैश बेसिस पे, मतलब जब वो मिलेगी तब रिकॉर्ड करनी है, और एक्सपेंसेस और लायबिलिटी जब पे ड्यू हो जाएगी तब हमने रिकॉर्ड करनी है। ठीक है जी, तो चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसका दोनों बेसिस जो हमारे मेन है, कैश और एक्रूअल बेसिस, उसका मैं आपको डिफरेंस पहले समझाता हूँ, उसके बाद उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको कंपैरिजन के फॉर्म में ही समझाऊंगा, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी। ठीक है जी, तो चलिए हम रिकॉर्ड करते हैं पहले इसका डिफरेंस। पहले मैं यहां लिख रहा हूं एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस। ठीक है जी, और ये कौन सा है? कैश बेसिस। ये कौन सा है? कैश बेसिस। ठीक है, आप इसको अंडरस्टैंड करिए, ये दोनों का डिफरेंस मैं आपको लिख के यहां समझाता हूं। ठीक है, और ये हमारा एक्रूअल का गया, और यहां मैं बेसिस लिख देता हूं कि किस बेसिस पे मैं कर रहा हूं डिफरेंस उसका। तो पहला पॉइंट है इसका मीनिंग का, पहला तो रिकॉर्डिंग कब होगी, रिकॉर्डिंग कब होगी इसकी रिकॉर्डिंग होगी एक्रूअल में बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है, और इसमें क्या आता है? ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर
रिकॉर्डेड। ठीक है जी, ये इसका पहला डिफरेंस आ गया। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट, समझ लग रहा है आपको? चलो ठीक है, अब मैं इसका अगला पॉइंट आपको बताता हूँ। दूसरा बेसिस करते हैं इसका। दूसरा बेसिस थोड़ा सा इसको कलरफुल बना लेते हैं, मैं रेड पेन से करता हूँ। दूसरा बेसिस है इसका प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नंबर 2, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो समय से पहले हुए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने समय से पहले पे किए हैं, और आउटस्टैंडिंग जो अभी ड्यू हो चुके हैं लेकिन हमने अभी पे नहीं किए। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है आर रिकॉर्डेड। इस केस में आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें आर नॉट रिकॉर्डेड। इसमें ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाता, आर नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है जी, नॉट रिकॉर्डेड। तो इसमें एक्सपेंसेस हम प्रीपेड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट क्या है डिफरेंस का? तीसरा पॉइंट है एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड एडवांस। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या चीज होती है? एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्रूड इनकम, इनकम ड्यू हो चुकी है लेकिन हमें मिली नहीं। मान लीजिए बैंक का इंटरेस्ट लास्ट डेट ऑफ द मंथ मिलना था, वो हमें पता भी है मिलना, लेकिन अभी तक वो मिला नहीं, वो हमारी एक्रूड इनकम है, वो ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी मिली नहीं है। उसी तरीके से कोई जैसे रेंट हमने किसी से एडवांस ले लिया है तो वो हमारे लिए इनकम रिसीव्ड में एडवांस हो गई है ना, क्योंकि उससे 2 या 3 महीने का रेंट हमें पहले जमा करा दिया, तो हमारे लिए वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। ठीक है, तो इसमें तो रिकॉर्ड किए जाते हैं और रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते समय इन एक्सपेंस इनकम को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इधर नहीं किए जाते, आर नॉट रिकॉर्डेड। आर नॉट रिकॉर्डेड दो बार लिखिए मैंने, चलो रिकॉर्डेड इन पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, यहाँ लिख लो इन पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, ये आपके 3 पॉइंट यहाँ पे हो गए। अब मैं चौथा पॉइंट कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हम बात करेंगे चौथा पॉइंट की, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है अकाउंट। सो इट गिव्स करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है जी, और इधर क्या है? इट कैन नॉट गिव करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। ये हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस बताता है एक्रूअल बेसिस वाला, क्योंकि इसमें कोई ट्रांजैक्शन छूटती नहीं है, चाहे वो ड्यू हो चुकी है हम तब भी रिकॉर्ड करते हैं इररिस्पेक्टिव वो पेमेंट हुई है नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे चाहे 2 महीने कोई चीज पे ना करो या रिसीव ना हुआ तो इनकम तो आपकी फिर प्रॉपर्ली आप प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे ना। 2 महीने बाद यदि खर्चा 3 महीने पिछला आपने पे किया है तो फिर वो ठीक है अकोर्डिंगली आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कैलकुलेट हो पाएगा। उसके बाद है टेक्निकल नॉलेज। उसके बाद 5th पॉइंट क्या है? टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज का मतलब कि अच्छी तरह आप एक्सपर्ट होने चाहिए। इसमें टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड है और उसमें नॉट रिक्वायर्ड। वो तो सिंपली आपको जो जैसा बिल आया, जैसा वाउचर आया वो आपको डालना पड़ेगा। इसमें टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें आपको पूरा टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा एक्चुअल बेसिस पे ये समझने के लिए कि क्या चीज रिकॉर्ड करनी है और क्या चीज रिकॉर्ड नहीं करनी। तो ये पॉइंट आप एक बार अच्छी तरह देखिए, मैं इसको आगे आपको नेक्स्ट पॉइंट कराता हूं। ठीक है जी, ये आपके 4-5 पॉइंट हो गए हैं रिकॉर्डिंग के बेसिस पे, प्रीपेड के बेसिस पे, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड एंड एडवांस के बेसिस पे, पी&एल और टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पे। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट पॉइंट कराने जा रहा हूँ 6 पॉइंट। तो मेरे को एक बार इसको इरेज करना पड़ेगा। आप अपने डिफरेंस के पॉइंट्स को इसको नोट्स बना लीजिए, तब तक मैं आगे इसका 6 पॉइंट आपको कराता हूँ। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, यू कैन नॉट स्किप इट बिकॉज इसको किए बिना आप आगे अकाउंटिंग में काम नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, फिर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चीजों की नहीं होती। ओके, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो अपनी जो ये थ्योरी है अकाउंटिंग की उसको स्किप करते हैं, इग्नोर करते हैं कि क्या जरूरत है करने की, जबकि ये रूट्स हैं।
ठीक है जी। अकाउंटिंग की बुक आपने देखी है, उसके में जो पहले 6-7 चैप्टर हैं वो रूट्स हैं, वो अगर रूट्स आपने प्रॉपर्ली आपके बिल्ड नहीं हुए तो आपके फिर फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी फिर दिक्कत आएगी। ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। 5 पॉइंट हो गए थे, अब फिर यहाँ पर बेसिस का कॉलम बना लेता हूँ और ये अप्रूवल का आ गया, ये क्या आ गया अप्रूवल का, और ये आ गया कैश बेसिस का, और ये बेसिस किस बेसिस पे हम डिफरेंस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिस हमारा डिफरेंस का आ गया। चलो अब ये हमारा 6 पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट है लीगल पोजीशन। लीगल पोजीशन कैसे होती है? लीगल पोजीशन का मतलब यह है कि इसकी एक्सेप्टेंस कहां पे है, लीगल पोजीशन। ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट, जो इनकम टैक्स एक्ट है या कंपनीज एक्ट है, वो इसको रिकॉग्नाइज करता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 recognizes this basis। तो इसको नई एक्सेप्टेंस मिलती। कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट रिकॉग्नाइज इट। ठीक है जी, वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, 7 पॉइंट एक्सेप्टेबिलिटी। इसकी क्या है एक्सेप्टेबिलिटी, ये इसको ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलती है, मोर एक्सेप्टेंस बिकॉज इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन, लेस एक्सेप्टेंस, इसको लेस एक्सेप्टेंस मिलती है बिकॉज इट डज नॉट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी, ये सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता। ठीक है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है 8 पॉइंट, वो क्या है, 8 पॉइंट में रिलायबिलिटी। कौन सा सिस्टम रिलायबल है, रिलायबिलिटी। तो इसका मतलब ये मोर रिलायबल है और ये लेस रिलायबल है। और उसके बाद 9th, ठीक है, सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी कहां पे ज्यादा है, सूटेबिलिटी कहां पे है, सूटेबिलिटी इट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड्स, कौन सा ज्यादा सूट करता है फिर ये, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ओके। और दूसरा है इट डज नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो ये सूटेबल, मोर सूटेबल है, ये लेस सूटेबल है। तो ये स्टूडेंट्स ये है इसका डिफरेंस। अब इसके बाद मैं इसके आपको दोनों बेसिस है जो हमारे एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कराऊंगा। ठीक है जी। तो पहले हम एक एक करके शुरू करेंगे। ठीक है। पहले मैं कैश बेसिस के आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कराऊंगा। सिंपल से पॉइंट है, वो इसी डिफरेंस से ही निकलेंगे। जब आपने इसका ये डिफरेंस अंडरस्टैंड कर लिया, फिर आपको उसको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। तो उसमें मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ एडवांटेजेस। तो बहुत सिंपल से पॉइंट है। एडवांटेजेस में पहला क्या है, इट इज अ सिंपल, ये सिंपल है मेथड, इट इज सिंपल मेथड। तो मैं भी सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत नहीं आए। फ्यू एडजस्टमेंट्स, कोई एडजस्टमेंट्स ज्यादा नहीं चाहिए। फ्यू एडजस्टमेंट्स एंड एस्टिमेट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है जी। और तीसरा इसका कौन सा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है इसका, ये क्या है, सूटेबल फॉर प्रोफेशनल। ये किनको सूटेबल है, सूटेबल फॉर प्रोफेशनल्स। ठीक है जी। और ये इसके एडवांटेजेस। और दूसरा डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है,
डिसएडवांटेजेस में पहला इसका मैं लिख रहा हूं आपको, इट डजंट गिव ट्रू एंड फेयर पिक्चर। इट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ बिजनेस। ठीक है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं मिलती क्योंकि आप पूरी एंट्रीज नहीं रिकॉर्ड कर रहे। ठीक है, सो इट डज नॉट फॉलो मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल, मतलब मैचिंग प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं करता क्योंकि प्रॉपर रेवेन्यूज प्रॉपर एक्सपेंसेस के साथ हम माइनस नहीं करते। वो कई बार पुरानी इनकम्स होती हैं और एक्सपेंसेस भी पुराने होते हैं, सेम पीरियड के नहीं होते। मतलब इट डजंट डिफरेंशिएट, इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये है हमारा कैश बेसिस का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। और जो आपको यहाँ इसकी एडवांटेजेस नजर आ रही है या जो डिसएडवांटेज नजर आ रही है, ये डिसएडवांटेजेस आगे उसको ठीक कहाँ से किया जा सकता है, वो हम यदि एक्रूअल मेथड लगाएं तो ये डिसएडवांटेजेस हमारी दूर हो जाएगी कैश की। मतलब ये कह लो कि इसका रेसिप्रोकल हमारा एक्रूअल वाला सिस्टम बन जाता है। तो चलिए मैं अब एक्रूअल बेसिस आपको कराता हूँ। एक्रूअल बेसिस के हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करने हैं आप। ओके जी, तो एक्रूअल बेसिस में हमारा क्या आएगा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज बनाइए। मैं आपको यहाँ लिख के देता हूँ, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है जी, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में पहले हम लिखेंगे एडवांटेजेस। ठीक है जी, तो पहला एडवांटेजेस क्या है इसका, सो इट इज साइंटिफिक तरीका। ठीक है, तो जो ड्यू है वो लिखा जा रहा है, इट इज साइंटिफिक। ठीक है जी, और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है इट प्रोवाइड्स कंप्लीट पिक्चर, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट पिक्चर। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा है इट डिस्क्लोज करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, इट डिस्क्लोजेस करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, उसके बाद क्या आएगा, डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस हैं इट इज नॉट सो सिंपल, इट इज नॉट सो सिंपल, ये इतना सिंपल नहीं है। उसके बाद दूसरा क्या है, ये इट इज टू लेंथी, ये टू लेंथी है, ये इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। उसके बाद तीसरा ये है प्रॉफिट एंड कैन नॉट बी फाइंड इजीली, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट आता तो वो है पर इतना इजी नहीं होता फाइंड करना। प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी फाइंड इजीली, ये इजीली कैलकुलेट करना आसान नहीं है। ठीक है जी, इजीली आसान नहीं होता है, प्रॉफिट इतना इजी नहीं है इस पे कैलकुलेट करना। ओके जी, तो चलिए अब इसका ये वाला पोर्शन तो सारा हो गया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों मेथड के। अब एक छोटा सा पोर्शन रह गया एक्सपेंसेस का। कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, एक होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद इनकम्स या उसकी बात करें हम तो वो भी है एक्रूड इनकम और वो रिसीव्ड एडवांस इनकम। तो उनका ट्रीटमेंट में आपका उसका मतलब आपको क्लियर कर देता हूं। हालांकि आपने ये टर्म सुनी हुई है उनकी, पर आपको शायद इनके बारे में भी ज्यादा नई इंफॉर्मेशन तो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ मैं और सिंपल और बना के देता हूँ, इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। ये है प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को मैं दोबारा लिख देता हूँ तो थोड़ी सा हमारे लिए स्पेस भी बच जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हम पहले इसको देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हैज बीन incurred and becomes due but not paid yet। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग
सैलरीज, ठीक है, रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट यदि है तो एटसेट्रा। तो उसके साथ ये क्या आ जाएगा, प्रीफर्ड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस yet not become due, yet not जब कभी ड्यू नहीं थे, yet not becomes due। तो फॉर एग्जांपल प्रीपेड इंश्योरेंस और दूसरा एडवांस टैक्स, ठीक है। ये आपके दो खर्चे ही आए, प्रीपेड और ये हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इनका कंपैरिजन क्या क्यों जरूरी है, इनको अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ये चीजें हमें एक्रूअल बेसिस में काम आती हैं। कैश बेसिस में तो कोई चीज प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग होती नहीं है, वहां जब पे करेंगे तभी वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। लेकिन एक्रूअल बेसिस पे हमें ये ध्यान रखना होता है कि कौन सा आउटस्टैंडिंग है कौन सा प्रीपेड है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना होता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस करना होता है। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम, इसको क्या लिखेंगे, इट बिकम्स ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैंक इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल बैंक इंटरेस्ट। उसी के साथ इधर दूसरा क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है, हैज बीन रिसीव्ड yet not earned, मतलब अभी हमने उसको कोई काम करके नहीं दिया लेकिन फिर भी वो हमें रिसीव हो गई है। फॉर एग्जांपल कमीशन, किसी व्यक्ति से हमने कमीशन या किसी बिजनेस से हमने कमीशन रिसीव कर ली है, रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये हो जाएगा हमारा इनकम रिसीव्ड एडवांस। और एक्रूड इनकम को हमें क्या करना होता है, पीएनएल बनाने के वक्त प्लस करना है और इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे लिए ये डिफरेंस एक्सपेंसेस का और इनकम का। ये इनकम ड्यू हो चुकी है पर अभी मिली नहीं, ये समय से पहले मिल गया बट अभी ड्यू नहीं थी। तो ये कैश बेसिस पे तो इसका कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। लेकिन अक्रूवल बेसिस के लिए इनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। मैं एक बार आपको पूरा चार्ट फिर दिखा देता हूँ, आप इसके नोट्स आराम से बना लीजिए और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहें और बाकी क्वेश्चंस और बाकी चैप्टर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टार्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके जी, डन।